हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि इंटेक्स क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे सारे। इस वीडियो में हम सारे इंटेक्स क्वेश्चन चैप्टर के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जितने भी होंगे 5-6 होंगे और कॉन्सेप्चुअल होंगे। नंबर मत देखो, कॉन्सेप्ट देखो, उसमें कॉन्सेप्चुअल होंगे तो हम करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर का बिल्कुल डीप में पढ़ना है एक टॉपिक, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने एक टॉपिक डीप में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। और दोबारा भी पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि दोबारा मैं पढ़ा ही दूंगा आपको। अगर कोई बच्चा पूछेगा तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा और पढ़ाते ही दूंगा अभी जो टाइम मिलेगा। वैसे तो मैं ये इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सेस क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, शॉर्ट्स की फॉर्म में भी करवा चुका हूँ, ताकि आपको रिवाइज करने में इजी हो। यहाँ पर भी एक प्रॉपर वीडियो की फॉर्म में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पहला क्वेश्चन इंडेक्स का, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना आ रहे हो, वैसे तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा सारे कॉन्सेप्ट, घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर और डिटेल में अच्छे से समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके किसी भी टॉपिक पे वीडियो को ढूंढ के आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको और पूछ रखा है इनमें से किसके पास ज्यादा इनर्शिया है, मोर इनर्शिया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप यह समझो कि जो इनर्शिया होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। इनर्शिया जो होती है वो क्या होती है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। मतलब इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब अगर मास ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो इनर्शिया भी ज्यादा होगी। मास कम है किसी ऑब्जेक्ट का, ये कम, ये ज्यादा के लिए ऊपर वाला एरो यूज कर रहा हूँ, कम के लिए नीचे वाला एरो। अगर मास ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का, ये देखो, ये मास अगर ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो इनर्शिया भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब देख लो कैसे उड़ाते हो तुम ये क्वेश्चन। तो पूछ रहा है किनका, इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा है, एक रबर बॉल का या एक स्टोन का, जो दोनों का सेम साइज है। तो हमें पता है अगर रबर बॉल है और एक स्टोन है और दोनों सेम साइज के, तो स्टोन का जो मास है वो रबर बॉल से ज्यादा ही होगा। और हमें पता है कॉन्सेप्ट से कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। यानी कि हम क्या पता है, स्टोन का इनर्शिया ज्यादा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, स्टोन हैज मोर इनर्शिया, इस वाले कॉन्सेप्ट से। सेकंड देखो, अब बाइसाइकिल एंड ट्रेन। अब बताओ, ये तो बता ही दोगे भाई, ट्रेन का मास कितना ज्यादा होगा बाइसाइकिल के मुकाबले, है ना। तो किसका इनर्शिया ज्यादा है, ट्रेन का। तो इसका आंसर है ट्रेन हैज मोर इनर्शिया। कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये वाला, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का। तो आपको पता है कि 5 रुपए का सिक्के का मास थोड़ा ज्यादा होता है। आपने देखी ये दोनों टाइप ऑफ कॉइन। तो 5 रुपए का जो कॉइन है उसका वो थोड़ा हैवी होता है ना, उसका मास ज्यादा होता है। और 1 रुपए का कॉइन का जो मास है वो कम होता है। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, 5 रुपए वाले का या 1 रुपए वाले का? ऑब्वियसली 5 रुपए वाले का। तो 5 रुपीज कॉइन हैज मोर इनर्शिया। और ये रहा कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन से हमने कॉन्सेप्ट कौन सा सीखा, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया भाई, पर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या सीखा कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ये आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या, ये रहा। ये बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बड़ा ही लंबा चौड़ा सा है, कुछ बच्चे तो क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं। है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, अगर आप दिमाग से देखो तो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। मतलब हमें एक लंबी चौड़ी सी ऐसे कहानी दे रखी है, ये कहानी है बस एक, है ना, ये भी हम पढ़ेंगे। तो कहानी दे रखी है और हमें पूछ रखा है कि इस, ये जो पूरी हमें जो कहानी दे रखी है, जो एग्जांपल दे रखे हैं, इनमें कितनी बार बॉल की बात हो रही है, तो कितनी बार बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी बार चेंज हुई है, बेसिकली ये पूछ रहा है वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है। तो अब देखो लाइन पढ़ना शुरू करते हैं हम। पहली लाइन कह रही है, एक फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। तो एक बार इसने किक की, बॉल को किक की, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई होगी, एक बार हो गई, ठीक है। आगे चलो, एक बार यहाँ वेलोसिटी चेंज हो गई भाई, किक मारेगा बॉल पे तो वेलोसिटी चेंज होगी। उसके बाद अनदर प्लेयर के पास गई, लिखा हुआ ना, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोल। तो इसने अनदर प्लेयर ने भी एक बार किक की, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हुई। तो एक बार यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई, एक बार यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई। मैं बस ये नाम दे रहा हूँ V1 V2 बताने के लिए कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फुटबॉल तो इसने गोल के डाली। तो मतलब एक फुटबॉल प्लेयर ने किक मारी, वेलोसिटी चेंज हुई। फिर दूसरे प्लेयर के पास गई, उसने भी किक मारी, गोल गोल हो गया, 2 बार वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। फिर गोलकीपर, जो अपोजिट टीम का गोलकीपर था,
उसने बॉल को कलेक्ट की, तो ये जो बॉल को उसने कलेक्ट की ना, यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हुई। क्यों भाई? किसी ने किक मारी, यहाँ थोड़ा सा विजुलाइज करो चीजों को। बॉल को किसी ने किक मारी और गोलकीपर ने उसको कलेक्ट किया, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। किसी स्पीड से आ रही होगी बॉल उसकी तरफ, गोलकीपर की तरफ, और उसने पकड़ ली, कलेक्ट कर ली, तो उसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी चेंज हो गई। तो यहाँ तीसरी बार जब उसने कलेक्ट की, जरूरी नहीं हर बार किक मारने से वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी को, अब बॉल को रोकोगे तो उसकी स्पीड चेंज होगी ना, वेलोसिटी चेंज होगी, तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पर जब उसने कलेक्ट की तो वेलोसिटी जीरो हो गई, वो भी चेंज हुई। फिर उसके बाद फिर उसने किक की, तो यहाँ पर फिर एक बार और वेलोसिटी चेंज होगी अपने प्लेयर की तरफ। तो टोटल कितनी बार? 4 बार वेलोसिटी चेंज हुई, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये पूछा था कि कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम वेलोसिटी चेंज, तो 4 टाइम्स। समझ आ गया ना? मतलब जब किक कर रहा था बॉल को तो वेलोसिटी चेंज हुई, और एक बार कलेक्ट की, गोलकीपर ने कलेक्ट की बॉल को, तो वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तब भी वेलोसिटी चेंज हुई। तो टोटल मिलाकर इस पूरी जितनी भी कहानी लिखी हुई है उसमें 4 बार वेलोसिटी चेंज हुई बॉल की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 अरे चला जाता है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, पढ़ो। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द ट्रीज गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री, सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। क्वेश्चन समझ में आ गया कि भैया अगर हम किसी पेड़ की ब्रांच को जोर से हिलाएंगे, अगर हम जोर से हिलाएंगे तो कुछ पत्तियां डिटैच हो जाती है, मतलब बेसिकली कुछ पत्तियां गिर जाती हैं। अगर हम विगरसली मतलब तेजी से शेक करेंगे, हिलाएंगे ब्रांच को, तो कुछ पत्तियां गिर जाती है। ऐसा क्यों? एक्सप्लेन करने के लिए बोल। तो जैसे मान लो ये आपका ट्री है ना, ये आपका ट्री, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये लीव्स मान लो इस पे अटैच्ड, ये लीव्स इस पे अटैच्ड, ठीक, समझने की कोशिश करो। ये ट्री है और ये लीव्स इस पे अटैच्ड है। तो अब ये कुछ हमने शेक किया, हमने ये ऐसे जोर से पेड़ की शाखाओं को हमने ऐसे शेक किया, शेक कर रहे हैं हम, शेक हिला रहे हैं, ठीक है, हमने शेक किया। तो अब ये जब तक हम शेक नहीं कर रहे, लीव्स किस पोजीशन में? रेस्टिंग पोजीशन में, मतलब एकदम रुकी हुई है, हिलबिल नहीं रही, रेस्टिंग पोजीशन पे। और जैसे हमने उसको शेक किया तो एकदम से इसके अंदर मूवमेंट हो गई, ब्रांचेस में मूवमेंट हो गई। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है कि वो जो आपकी जो इनिशियल स्टेज होती है ना, उसी को रेजिस्ट करता है, मतलब जो भी मूवमेंट हो रही है उसको रेजिस्ट करता है। अगर मान लो अगर ये हिला शेक कर रहा है तो शेकिंग वाली मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा। तो यार रेस्ट पे थी और ये शेकिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, तो ये रेस्ट की पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश करेगा। इनर्शिया क्या होगा? रेस्ट की पोजीशन को ही रिटेन करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये आपकी ब्रांचेस तो हिलेगी और ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन में रहने की कोशिश करेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वैसे इसका आंसर है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस आपको इनर्शिया से कैसे डिटेल में कैसे काम हो रहा है कि भाई जैसे आपने शेक किया तो ये ब्रांचेस हिलेगी, लेकिन लीव जो है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि इनर्शिया का काम ही वही होता है टू अपोज द मोशन, जो भी टू अपोज वट एवर एक्टिंग। तो इस केस में जो इनर्शिया उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस केस में जो इनर्शिया उसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ लीव्स हैं, वो ब्रांचेस में से गिर जाती है, क्योंकि ब्रांचेस हिलेगी और लीव्स रेस्ट में रहना चाहिए। तो इस चक्कर में लीव्स जब हम हिलाएंगे तो डिटैच हो जाएगी और नीचे गिर जाएगी। तो इसका आंसर है कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट द लीव्स गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांचेस। समझ गए इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है, इनर्शिया होती है कि जो भी उसकी स्टेट है, जैसे यहाँ पर लीव्स की स्टेट थी रेस्ट, तो वो उस स्टेट को चेंज होने से रोकता है। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि जो भी किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया, अगर कोई बाहर से कोई फोर्स लग रही है तो इनर्शिया क्या करेगा? उसको मोशन में रखने की कोशिश करे। मतलब जो भी बाहर की फोर्स अगर इसको रोक रही है तो इनर्शिया का काम है कि जो उसकी ओरिजिनल, इस ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल स्टेट है उसी को वो रिटेन करने की कोशिश करता है, उसी को इनर्शिया बोलते हैं। जैसे इस केस में लीव्स रेस्टिंग पोजिशन में थे, रेस्ट के स्टेटस में थे, और हमने शेक किया तो वो शेकिंग को रोक रहा है। तो इसलिए लीव्स जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो लीव्स रुकी रहेगी, और इस चक्कर में ब्रांचेस तो हिल रही है और लीव्स रुकी हुई तो लीव्स गिर जाएगी। समझो इनर्शिया कॉन्सेप्ट समझते जाओ। इनर्शिया का बेसिकली आसान भाषा में कॉन्सेप्ट ये है कि इनर्शिया जो ओरिजिनल स्टेट है उसी को रिटेन करता है, बाहर की फोर्स को अपोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट? तो ये भी इनर्शिया का ही काम होगा। अब देखो कह रहा है कि भाई हम आगे की डायरेक्शन में क्यों गिरते हैं, क्यों फॉल होते हैं? जब एक मूविंग बस, मान लो ये बस है, समझने की कोशिश करो, ये बस है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बस है,
इस डायरेक्शन में जा रही है, मूव हो रही है, मूविंग बस है, और एकदम से ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाता है, तो हम सब आगे के डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? तो देखो, क्योंकि अभी हम ये बस आगे की तरफ जा रही है, तो हमारी जो अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो किस मोशन में? इस मोशन में। ये आगे की तरफ जा रही है ना बस, तो सबका क्या, सब किस मोशन में? इस आगे की तरफ मोशन में। और एकदम से ब्रेक लगे, तो जब ब्रेक लगे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगी, तो इनर्शिया क्या करेगा? कौन सा इनर्शिया यहाँ पर? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन ये करेगा कि वो जो लोग हैं वो आगे की डायरेक्शन में ही उनकी स्टेट रहे, लेकिन ब्रेक लग गई इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या कि ब्रेक तो लग गया लेकिन आपकी बॉडी आगे की डायरेक्शन में ही है और इनर्शिया उसको आगे ही ले जा रही है, वो रिटेन कर रही है उसका मोशन वाला स्टेटस। तो इसलिए हम आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्ड की तरफ धक्का लगता है हमें। आपने देखा होगा ना, बस में बैठे होते जैसे ही ब्रेक लगाते हैं हम आगे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो मोशन में आगे की तरफ ही है, और ब्रेक लग गए तो हमारी आगे जो अपर बॉडी है वो ऐसे आगे की तरफ गिरती है, क्योंकि जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो हमेशा क्या चाहता है कि जो आपका स्टेट है, यहाँ पर स्टेट क्या है, आगे की तरफ मोशन का, उसी को रिटेन करे। तो उसी को रिटेन के चक्कर में वो हम आगे जाएंगे, हमें इनर्शिया उसको आगे रुकेगी और रुकने से अपोज करेगी, लेकिन फोर्स यहाँ ज्यादा हो जाती है तो फिर हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। अब सिमिलरली दूसरी कंडीशन में क्या होता है, वही आपकी सेम, मान लो बस है, मेरी बस, और इस बार ये बस रुकी हुई है, बस ये रुकी हुई है, और एकदम से ड्राइवर ने आगे की तरफ चला दी एकदम से, अब ये रुकी हुई थी, तो ओरिजिनल पोजीशन कौन सी होगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा यहाँ पर। ओरिजिनल पोजीशन कौन सी होगी? रेस्ट की। रेस्ट मतलब रुके में। अब यहाँ पर सब ऐसे रेस्ट में है, रुके में, और एकदम से आगे हो गई, तो हमारी इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करेंगी? ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करेंगे, मतलब जो लोग हैं वो रेस्ट में रहने चाहिए। तो अब वो आगे की तरफ जब होगा तो हमें पीछे की तरफ हमें धक्का लगेगा, क्योंकि रेस्ट जो है वो पीछे की तरफ रहेगा, लेकिन बस ड्राइवर ने आगे बढ़ा दी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करेगा? हमें पीछे की तरफ ही खींचने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा। जो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना, कि रुके हुए से एकदम आगे बढ़ गए, बेसिकली इनर्शिया जो भी चेंज है उसको अपोज करेगा। हम आगे चल रहे थे, उसने रोका तो हम फिर भी आगे चलते गए, तभी तो आगे की तरफ गिर गए। जब हम रुके हुए थे उसने एकदम से आगे चला दिया, यानी कि चेंज किया हुआ आगे चला दी, तो हम ऐसे पीछे की तरफ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो भी नया चेंज हो रहा है उसको अपोज करना है, तो इनर्शिया बेसिकली अपोज कर रहा है जो भी नई फोर्स आ रही है। तो उसको आप देख लो, यहाँ पर हो रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि हम यहाँ मोशन में थे, और यहाँ पर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हम ओरिजिनली रेस्ट में थे। समझ गए नहीं कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन देन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। तो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो मान लो ये आपका हॉर्स है, ठीक है, और यहाँ इससे ऐसे अटैच्ड ये आपकी कार्ट है। ठीक है, ऐसे होता नहीं, हॉर्स है ये कार्ट है। तो अब ये कह रहा है कि अगर एक्शन इक्वल टू द रिएक्शन है तो घोड़ा गाड़ी कैसे आगे की तरफ बढ़ रही है। अब हमें पता है कि ये जो हॉर्स है ये जब ऐसे आगे चल रहा है, ऐसे आगे चल रहा है, ये कैसे चल पा रहा है? हमें पता है जब हॉर्स चलेगा तो वो अपने फीट से जो ग्राउंड है, हॉर्स के जो फीट होंगे, विजुलाइज करो इस चीज को। हॉर्स जब चल रहा है, घोड़ा गाड़ी में जब हॉर्स चल रहा है तो अपने फीट से रोड को, ये रोड है ना, मान लो इसकी फीट है, हॉर्स के फीट है ना, तो फीट से बैकवर्ड की तरफ रोड को धक्का दे रहा है। समझ, विजुलाइज करो, बैकवर्ड की तरफ धक्का दे रहा है। जब हम चलते हैं, हम भी ह्यूमंस भी जब चलते हैं तो हम चल कैसे पाते हैं? तो हम ऐसे, विजुलाइज करो, हम पैर से चलते कैसे? हम ऐसे पीछे की तरफ, अपनी जो जमीन है उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं एक तरह से चलने के लिए। हमारी जो चलने की पोजीशन वो यही तो है कि हम चलते वक्त ऐसे पीछे की तरफ धकेलते हैं जमीन को, है ना, स्किड करते हैं। तो ये हॉर्स भी ये कर रहा है, पीछे की तरफ रोड को धक्का दे रहा है। अब हमें पता है कि जो भी फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है उसका रिएक्शन फोर्स, अपोजिट रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन। तो रिएक्शन फोर्स आगे की डायरेक्शन में होगा, ये रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये हॉर्स लगा रहा है, हॉर्स की फोर्स है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये पीछे की डायरेक्शन में हॉर्स लगा रहा है, और रिएक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर ये रिएक्शन फोर्स, ये जो रिएक्शन फोर्स है, ध्यान से सुनना, ये जो रिएक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाती है, एक्सीड कर जाती है, ये जो घोड़ा जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये जो व्हील भी लगाएगा पीछे की तरफ, तो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये ज्यादा हो जाती है हॉर्स की बैकवर्ड डायरेक्शन प्लस ये जो व्हील है, कार्ट का व्हील है, व्हील की बैकवर्ड डायरेक्शन से जो फोर्सेस से ज्यादा हो जाती है, तो ये आगे की तरफ मूवमेंट हो जाता है। भाई जिसकी फोर्स ज्यादा होगी उसी तरफ तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा। तो ये जो आपकी हॉर्स की फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, व्हील की फोर्स भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है वो अगर एक्सीड हो जाती है, एक्सीड मतलब ज्यादा हो जाती है,
ये हॉर्स की बैकवर्ड फोर्स है और व्हील की जो रोड के साथ बैकवर्ड फोर्स है उससे ज्यादा हो जाती है, तो हमारी जो मूवमेंट होती है वो किसमें होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये है कि रिएक्शन फोर्स इज मोर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द व्हील इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द रोड। ठीक है, जो और कौन सी फोर्स होती है, ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही होती है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेसिकली आसान भाषा में आप ये भी बोल सकते हो कि व्हेन रिएक्शन फोर्स इज मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द व्हील ऑफ द कार्ट, then the cart moves in the forward direction, then the cart moves in the forward direction। लास्ट क्वेश्चन देखो इस टेक्स्ट का, तो लास्ट क्वेश्चन टेक्स्ट का कहता है एक्सप्लेन करो व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस पाइप व्हिच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद हाई वेलोसिटी। होस पाइप मतलब वो जो पाइप होता है ना, ऐसे पाइप होता है, ऐसे पाइप होता है ना, इसमें से पानी निकलता है। वो जो फायरमैन होते हैं ना, फायर की गाड़ियां होती है उनके पास मोटा पाइप होता है, आग बुझाने के लिए पानी होता है ना उनके पास, तो वो पानी जो मोटा पाइप होता है उसमें से पानी बहुत ही तेजी से, ऐसे तेज, बहुत ही लार्ज अमाउंट में निकलता है, तभी तो आग बुझेगी। अगर छोटा सा नल का पाइप होगा तो कौन सी बिल्डिंग की आग बुझेगी, तो बहुत ही फोर्स में वाटर बाहर निकलता है, हाई फोर्स, हाई वेलोसिटी, बहुत ही स्पीड से, हाई वेलोसिटी मतलब हाई स्पीड से वाटर बाहर निकलता है। तो आपने देखा होगा कोई मोटा पाइप, अगर आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन बहुत ही हैवी और मोटा पाइप होता है, उसमें से एकदम स्पीड से पानी निकल रहा होता है, तो उसको पकड़ना इतना इजी नहीं होता, और कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए उनकी फायरमैन की ट्रेनिंग होती है, वो इसलिए पकड़ पाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग, है ना। तो इतनी फोर्स से आपका पानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि इतनी वेलोसिटी है, इतने फोर्स से पानी बाहर निकल रहा है, तो उसको पकड़ना मुश्किल क्यों होता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये जो फोर्स है ये बहुत हाई होती है, और हमें न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये फोर्स जो बाहर पानी निकाल रहा है, ये इस साइड की फॉरवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है, उसी के अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी आ रही होगी पीछे की डायरेक्शन में, तो पाइप पीछे की तरफ जाएगा। आपने देखो ना पाइप अपने कार्टून्स वगैरह में या मूवीज में देखो, पाइप से पीछे की तरफ जाता है, क्यों जाता है, ये रिएक्शन फोर्स की वजह से, रिएक्शन फोर्स की वजह से पाइप पीछे की तरफ जाता है, रिएक्शन फोर्स। और ये न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ये पाइप ऐसे पीछे की तरफ जाता है, आगे पानी तेजी से जा रहा है, हाई वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो वो फोर्स जितनी है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है, इसीलिए वो पाइप पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है, और इसलिए उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। यही आंसर इसका। क्यों हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि द फोर्स विथ विच वाटर इज कमिंग आउट, द सेम रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, जिस फोर्स के साथ ये पानी हाई वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, उसी सेम फोर्स के साथ पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लग रही है, और ये रिएक्शन फोर्स क्या होती है, ये आपको पाइप को हैंडल करने में मुश्किल करती है, क्योंकि पीछे की तरफ लग रही है। और ये किस लिए, ये कैसे होता है, ये थर्ड लॉ से हमें पता चला है कि जो फोर्स होती है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स भी होती है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो गाइस ये थे इंडेक्स क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, सब उड़ा देंगे। ठीक है, तो आराम से इसको रिवाइज कर लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। और मैंने ये जो क्वेश्चंस है ना, ये तो वीडियो में मैंने बता दिए, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में भी करवा रखे हैं, हर क्वेश्चन पे शॉर्ट बना रखा है, जिससे आपको मान लो एग्जाम से पहले कुछ रिवाइज करना हो क्विकली वगैरह, तो आप देख सकते हो। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।